Hey everyone, my name is Rohit and today we are going to discuss one of the most important topic that most of you don't know. जैसा कि आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है। पिछले जो मैंने 2 वीडियोस डाला था वो काफ़ी लिटिल बिट लेंदी हो गया था, जिसमें शायद राइटिंग में टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो अब से मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं पहले से लिख के रखूँगा और आपको ये एक्सप्लेन करूँगा सो दैट कि वीडियो लेंदी ना हो और आपको देखने में कन्वीनियंस हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेहद ही दुखद घटना डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत ही मतलब सैड इंसिडेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, जिसने अभी चलना सीखा, अभी दुनिया को देखना सीखा, अभी बोलना सीखा। उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करी गई, उसका मर्डर किया गया। उसकी जो माँ है उस बच्ची की खिलौने को लेके फूट के रो रही थी और ये कह रही थी कि अब इसके साथ कौन खेलेगा। बहुत ही हंसमुख बच्ची, बहुत ही खूबसूरत बच्ची, उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करी गई। हम सब ये चाहते हैं कि वो दरिंदे जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें समाज में जीने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और हम उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी ये दरिंदे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दिया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, ये मैं पहले डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ये धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो डिस्कशन है उसका मतलब हमारे डिस्कशन का जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा जो चीज़ें आज के टॉपिक से रिलेवेंट हैं, आज के टॉपिक से संबंधित हैं, मैं उस टॉपिक को ही डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। ठीक है, फिर आगे आने वाले टॉपिक में अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आती है तो फिर उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जो आज़ादी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किए, बहुत आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, एक लंबी स्ट्रगल के बाद हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1930s से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड होनी शुरू हो गई थी, ताकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जहाँ पे हम सब इकट्ठे होके हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय, जो कि मेंबर ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई थी। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे एमएन रॉय। उन्होंने आइडिया दिया कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। ठीक है, आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। फिर 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आईएनसी ने 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली डिमांड किया गया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा होना चाहिए ताकि हम अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने ऐसी मांग की कि हमारा एक सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, उस पर किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी दूसरे देश का, ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लोग
मिलकर बनाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ऐसा डिमांड किया गया 1938 में। फिर 1938 से 1940 में, ठीक है, इससे पहले एक चीज जान लो आप, 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे वो आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि वो कितने चालाक थे। वो चाहते थे कि अगर हम भारत छोड़ के जाएं तो भारत छोड़ के जाने के बाद भी हमारा जो सुप्रीमेसी है, जो हमारा एक सुप्रीम पावर है, वो इंडिया पे बना रहे। आज हम जानेंगे, ठीक है। तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया इस डिमांड को कि हाँ चलो एक्सेप्ट करते हैं, आपका जो ये डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और अगस्त ऑफर में, ठीक है, इस ऑफर में ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं सिर्फ उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया इस डिमांड को कि हाँ आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे इंडिया में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जहां पे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इंडिया में कैबिनेट है, ठीक है। कैबिनेट में जहां प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और भी इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो हैं उनके जो हेड है, जो मिनिस्टर्स है, वो बैठ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो वैसे ही ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन का जो कैबिनेट है, तो 1942 में जो ब्रिटेन का कैबिनेट था उसमें एक मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा, ठीक है, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेके, इसके प्रपोजल को लेके, ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करना चाहती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बदले में क्या चाहती थी, इस प्रपोजल को लेके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा 1942 में, ठीक है। हालांकि और इसका नाम हुआ क्रिप्स मिशन। हालांकि ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन फेल क्यों हो गया, ठीक है। जब क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए इंडिया में, ठीक है, तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि आप जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ठीक है, आप हमें सपोर्ट करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने ऐसा प्रपोजल रखा कि आप हमें सपोर्ट करें और इसके बदले में आपका जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आपका जो डिमांड है कि आपका सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इस डिमांड को पूरा किया जाएगा। हम भारत छोड़ के चले जाएंगे, भारत को आज़ादी दी जाएगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर बाद, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कहा गया था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी आपका डिमांड है, जो भी आपका एस्पायरेशंस है, हम सब उन्हें पूरा करेंगे, ठीक है। आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 में जो अभी युद्ध चल रहे हैं उसमें आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है, ऐसा कहा गया। ऐसी पहले भी बहुत सारी प्रॉमिसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी थी कि आप ऐसा कर दो, अभी बाद में हम आपकी डिमांड को फुलफिल कर देंगे। लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किए थे उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो इस तरीके से जब ये प्रपोजल रखा गया, तब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक भरोसा था, एक ट्रस्ट था, वो उठ चुका था। उन्हें अब भरोसा नहीं रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। वो चाहते थे कि अभी के अभी जल्द से जल्द हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिल जाए, हमें हमारी आज़ादी मिल जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग के जो हेड प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो चाहते थे इंडिया का पार्टीशन हो और पाकिस्तान एक अलग देश बने, ठीक है, उन्होंने इस क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर में। इसलिए कि क्रिप्स मिशन ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा था कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो जो ये आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अलग देश बने, इंडिया का पार्टीशन हो सकता है कि
आपके सपोर्ट के बाद हो सकता है कि आपका जो डिमांड है वो पूरा कर दिया जाए, ठीक है। तो इस चक्कर में उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन फिर एक बार जब युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, तो उनके डिमांड को पूरा नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया गया। फिर 1942 में जब प्रपोजल को रिजेक्ट मार दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, तभी गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, जहां पे उन्होंने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। तो 1942 क्रिप्स मिशन फेल हो गया, ठीक है। फिर 1946 में अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट से 3 मेंबर्स भेजे इंडिया में, उसमें से एक मेंबर फिर से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये फिर आए इंडिया में 1946 में, ठीक है, फरवरी 1946 में फिर आए इंडिया में, जिसको बाकी और 2 मेंबर्स थे, इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। और ये एक प्लान के तहत आए थे, ठीक है, कि अब मन बना के आए थे ये डिस्कस करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से, ठीक है, पावर को ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब आज़ादी, ठीक है। तो भारत की आज़ादी को लेकर डिस्कस करने आए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेकर डिस्कस करने आए थे कि, और साथ ही साथ जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो डिमांड था कि पाकिस्तान एक अलग देश बने, भारत इंडिया का पार्टीशन हो, उसको भी लेके डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कैबिनेट के 3 मेंबर्स आए थे, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स आए थे। एक चीज, जब क्रिप्स मिशन आया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी थी कि इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और पाकिस्तान का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने तब उस डिमांड को ठुकरा दिया था, ठीक है। उन्होंने बस ये कहा था कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो आपका जो डिमांड है वो हो सकता है कि आगे चल के वॉर जब खत्म हो जाए, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, तब उस डिमांड को फुलफिल कर दिया जाए, ठीक है। फिर 1946 में लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने सपोर्ट भी किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट भी किया, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद ऐसा जो उनका डिमांड था, पाकिस्तान एक अलग देश बने, ठीक है, वो उस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। फिर जब कैबिनेट मिशन आया इंडिया में फरवरी 1946 में, तो उन्होंने भी इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, इस चीज को ठुकरा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया, कुछ ऐसा प्लान दिया, ठीक है, कि सीट शेयरिंग पे, जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं इंडिया में, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे बिहार में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो 2-3 पार्टियां मिलके कोलिशन बनाती है, गठबंधन बनाती है और सीट शेयरिंग पे काम करती है, एक फॉर्मूला पे काम करती है कि हाँ, आपकी पार्टी से इतने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, मेरी पार्टी से इतने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे ही इन्होंने एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला मोहम्मद अली जिन्ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतने सीट पे वो इलेक्शन लड़ेगी, मतलब इतने सीट पे वो चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम लीग इतने सीट पे चुनाव लड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने एक फॉर्मूला रखा था, जिस फॉर्मूला को देख के, ठीक है, उस फॉर्मूला पे कुछ हद तक मोहम्मद अली जिन्ना सेटिस्फाइड हुए कि चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1946 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, ठीक है। कुछ इलेक्शंस हुए, कुछ मेंबर इलेक्टेड हुए और कुछ नॉमिनेटेड हुए, देखते हैं, ठीक है। तो उसमें टोटल 389 सीट्स का प्रोविजन रखा गया कि 389 सीट्स होंगे, ठीक है, 389 सीट्स का प्रोविजन रखा गया। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 208 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई, 208 सीटें मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले, ठीक है।
और भी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं थे, जो इंडिपेंडेंट रूप में लड़ रहे थे, ठीक है, उन्हें 15 सीट्स मिली, ठीक है, 15 सीटें मिले, और 99 सीट्स जो थी, ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व किया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स हैं वो नॉमिनेट करके ऐसे 99 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में मैं कुछ डिफरेंशिएट कर दूं। प्रोविंसेस वो थे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहां का हेड ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं था, मतलब वहां का हेड ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं था, वहां का हेड राजा, नवाब, दीवान था, ठीक है, लेकिन उनके साथ कुछ संधि करी गई थी, कुछ अग्रीमेंट हुई थी, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनके बीच कुछ अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कि आप हमें टैक्स वैक्स दोगे, ठीक है, मतलब प्रिंसली स्टेट्स के जो भी हेड्स हैं, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और उनका जो डिफेंस है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस है, रेलवे है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होगा, ठीक है। मतलब बाकी आप कुछ भी करो अपने स्टेट में, लेकिन आप टैक्स देना, आपका जो डिफेंस होगा, आपका जो रेलवे होगा, आपका जो फॉरेन अफेयर्स होगा, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में होगा, ऐसा अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो 208 सीट्स आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अदर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और 99 नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फुल्ली इलेक्टेड बॉडी, नहीं, फुल्ली इलेक्टेड बॉडी नहीं था, कुछ नॉमिनेटेड भी तो है, तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है। अब मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली, ठीक है, तो इससे हताश होकर, ठीक है, निराश होकर मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो अपना जो डिमांड था कि भारत इंडिया का पार्टीशन हो और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन बने, ठीक है, कंट्री बने, वो अपने डिमांड पे अड़ गए और फिर से डिमांड करने लगे, ठीक है, फिर से जोर शोर से, ठीक है, वो डिमांड करने लगे कि हमारा अपना एक अलग देश होगा जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा, ठीक है। फाइनली 1947 में, ठीक है, इस बीच माउंटबेटन प्लान आता है, उस प्लान में ऐसा ड्राफ्ट, एक तरीके से ड्राफ्ट आता है, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, उन्होंने एक प्लान रखा सामने, उसमें ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया गया कि चलो ठीक है, इंडिया का पार्टीशन होगा, पाकिस्तान अलग देश बनेगा, इंडिया अलग देश बनेगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। उस प्लान को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग उस प्लान पे अग्री हुए, ठीक है, तो फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, वहाँ फिर बिल लाया गया, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ठीक है, वहाँ पे लाया गया, और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पास कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और आप भी देखते होंगे कि इंडिया में पार्लियामेंट जब भी कोई बिल लाती है, जब पार्लियामेंट बिल पास करती है, तो वो कानून बनने से पहले वो कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है, उनकी मंजूरी, जब उनका सिग्नेचर उस पर आ जाता है, ठीक है, जब वो अपनी मंजूरी दे देते हैं तभी वो जाकर कानून बनता है। उसी तरीके से ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो प्रमुख है, हेड है, ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडिटरी है, ठीक है, मतलब वंशवाद है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई है, अभी कोई है, ठीक है, तो फिर अगला जो हेड होगा उनका बेटा होगा, फिर उनका बेटा होगा, ऐसा, ठीक है, तो हेरिडिटरी है, इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसलिए वो रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लेकिन इलेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेट है वो रिपब्लिकन नेचर है, इंडिया का जो नेचर है वो रिपब्लिकन कैरेक्टर का है, ठीक है। तो 18 जुलाई को ये जो बिल पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ठीक है, वो 18 जुलाई को रॉयल एसेंट, मतलब वहां ब्रिटिश किंग कौन था उस समय, जॉर्ज 6th,
ठीक है। उस समय के ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 थे, उन्होंने 18 जुलाई को इस बिल पे अपना सिग्नेचर किया था और उस दिन, ठीक है, वो बिल जाकर एक्ट में कन्वर्ट हुआ, वो कानून बना, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या क्या फीचर्स थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या कहा गया था, ठीक है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे कि फरवरी 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उनका ऐसा ये पर्पस नहीं था कि आगे चल के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाएंगे, उनका ये पर्पस नहीं था। उनका पर्पस सिर्फ ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेके, ट्रांसफर ऑफ पावर को लेके, ठीक है, कुछ डिस्कशन की जाए कि इस पे क्या क्या होना है। हम कुछ प्रपोजल देंगे, कुछ उधर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रपोजल सुनेंगे, कुछ मुस्लिम लीग का प्रपोजल सुनेंगे, ठीक है, ऐसा था। तो उस पे एक प्रपोजल ये था, कैबिनेट मिशन में एक ये कहा गया था, ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, ठीक है, सीट फार्मूला पे उन्होंने सीट शेयरिंग पे उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे, जब वो ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो आप उस ड्राफ्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजोगे अप्रूवल के लिए, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजोगे अप्रूवल के लिए। और रॉयल असेंट जब वो प्राप्त कर लेगा, जब वो रिसीव कर लेगा, मतलब जो ड्राफ्ट आप भेजोगे पहले हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना, ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, फिर वो जाएगा किंग जॉर्ज 6 के पास, जब वो साइन कर देंगे तब जाकर वो इंडिया में इंप्लीमेंट होगा, इंडिया का कानून बनेगा, ठीक है। ऐसा कहा गया था किसमें, कैबिनेट मिशन में। ये चीज आप याद किए रखना, इस चीज पे आप, इस लाइन पे आप बने रहना कि कैबिनेट मिशन में ऐसा कहा गया था कि जो ड्राफ्ट होगा वो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजोगे, हमारा अप्रूवल होगा, किंग जॉर्ज 6 का सिग्नेचर होगा, तभी जाकर वो कानून बनेगा इंडिया का, ठीक है, ऐसा कहा गया था। तो अब हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसा क्या क्या प्रोविजन डाला गया था, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, जिसमें क्या क्या कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री होगा। सोवरेन का मतलब मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कि जैसे आप डेली लाइफ में आपस में अगर दो लोग बात कर रहे होते हैं और तीसरा आकर अगर कुछ कोई बोलता है तो आप सीधा सीधा बोलते हो ना कि मतलब तुम्हें कौन बुलाया है, तुम्हारा क्या मैटर, तुम्हारा क्या लेना देना, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, ये हमारा आपस का मामला है, ठीक है। तो सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया का जो पॉलिसी होगा, ठीक है, इंडिया का जो डिसीजन होगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें किसी भी देश का मतलब एक्सटर्नल किसी भी फोर्सेस का, कोई भी देश का इंटरफेरेंस नहीं होगा। उस पॉलिसी में किसी भी देश का इंटरफेरेंस, दखलंदाजी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि भले ही इंडिया का ग्लोबल लेवल पे थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म हो जाए, क्रिटिसाइज हो जाए किसी पॉलिसी को लेके, ठीक है, हो सकता है कोई पॉलिसी थोड़ी बहुत गलत हो, अच्छी ना हो, बुरी हो, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे क्रिटिसाइज हो उसका, लेकिन कोई भी देश फोर्स नहीं कर सकता इंडिया को कि तुम अपना ये कानून वापस लो। इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम अपना ये कानून वापस लो। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, जो 3 कानून आए हैं उस पे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आर्टिकल 370 हटाया गया, ठीक है। तो मतलब आज ही के दिन 5 अगस्त को, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 5 अगस्त को, ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, ठीक है। तब भी ग्लोबल लेवल पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म इंडिया को मिला था, लेकिन किसी ने फोर्स नहीं किया, दबाव नहीं डाला
कि तुम ये अपना कानून वापस लो, गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सोवरेन कंट्री, ठीक है। आप अपना डिसीजन खुद लोगे, ठीक है। मतलब हमारे इंडिया के जो लोग हैं, पीपल हैं, ठीक है, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम जो भी काम करेंगे हम खुद करेंगे, उसमें किसी तरीके का कोई दखलंदाजी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम सोवरेनिटी कहते हैं, सोवरेन कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया। यहाँ पे आपको मतलब कितने चालाक थे, ठीक है, कितने कन्निंग माइंड के थे ब्रिटिशर्स, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया इंडिपेंडेंट होगा और एक सोवरेन कंट्री होगा, ठीक है। और 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, एक इंडिया होगा, एक पाकिस्तान होगा। मतलब इंडिया का पार्टीशन होगा और एक तरफ इंडिया होगा, एक तरफ पाकिस्तान होगा। 2 देशों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। डोमिनियन कहने का मतलब है, ठीक है, कि आप आज़ाद हो, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। लोग मतलब आप चाहो तो किसी तरीके का कोई भी डिसीजन ले लो, ठीक है। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जो प्रमुख होगा, हेड होगा, वो हमारे किंग होंगे, ठीक है, वो ब्रिटिश किंग होगा, ठीक है। इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। इंडिया को जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब तक के लिए, ठीक है, इंडिया का जो स्टेटस था वो डोमिनियन स्टेटस था। मतलब इंडिया फ्री था अपना डिसीजन लेने के लिए, इंडिया के लोग फ्री थे, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश किंग मतलब जॉर्ज 6 होंगे, ऐसा डोमिनियन स्टेटस कहता है, ठीक है। और जब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन साफ साफ लिखा गया था कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ठीक है, वो इलेक्टेड होंगे और हमारे बीच के होंगे, ठीक है, मतलब इंडिया के होंगे, ठीक है, कोई बाहरी किसी देश का नहीं होगा, ठीक है। तब जाकर हम एक रिपब्लिकन कंट्री कहलाने लगे। और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, 50 से हमेशा हम 26 जनवरी को गणतांत्रिक दिवस मतलब रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, यही कारण है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि तब तक के लिए इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, एक डोमिनियन स्टेटस कहलाएंगे। मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग जॉर्ज 6 मतलब ब्रिटिश क्राउन होगा, ब्रिटिश किंग होंगे, ऐसा कहा गया, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले वायसराय कहलाते थे, ठीक है। वायसराय का पोस्ट था इंडिया में, ठीक है, जो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश किंग को रिप्रेजेंट करता था। मतलब उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता था। इंडियन गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता था, मतलब वायसराय का जो भी डिसीजन होता था वो ब्रिटिश किंग के बिहाफ पे होता था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई कानून पास करती थी तो उस कानून को इम्प्लीमेंट वायसराय करता था, ठीक है। तो वायसराय का पोस्ट होता था इंडिया में। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उस वायसराय पोस्ट को खत्म करके, ठीक है, गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया। गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया कि इंडिया का अपना गवर्नर जनरल होगा और पाकिस्तान का अपना गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बने, और इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। तो ऐसा कहा गया, वायसराय पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। क्या था कि ऐसा कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर मतलब पावर का ट्रांसफ़र करेगी इंडिया को और पाकिस्तान को, ठीक है। तो एक ही दिन पे, और उस समय जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा तो माउंटबेटन जो कि वायसराय थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले वो वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो उनका होना बहुत ज़रूरी था। जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा तो उनका होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन
एक समय पे, ठीक है, एक समय पे दोनों जगह इंडिया और पाकिस्तान में होना इम्पॉसिबल था। इसलिए क्या होता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और यही कारण है कि पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त एंड हम अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ ईच डोमिनियन विल फ्रेम इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो दो डोमिनियन बने थे, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा और पाकिस्तान का अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा अपना, और दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अपना संविधान बनाएंगे, ऐसा कहा गया था, ठीक है। फिर ये कहा गया था, ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल विल हैव पावर टू असेंट एनी लॉ पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ ईच डोमिनियन, द असेंट वुड बी इन द नेम ऑफ किंग, ठीक है। ये लाइन देखना आप, ये पॉइंट देखना आप, कितना मतलब कितना कन्निंग पॉइंट है, कितना यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो दिमाग है वो देखने को मिलता है। उन्होंने ये कहा कि जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है वो कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून को गवर्नर जनरल का असेंट, सहमति लेना पड़ेगा, और गवर्नर जनरल, और इसमें ये भी कहा गया था कि पहले जो ब्रिटिश क्राउन गवर्न करती थी इंडिया को, मतलब इंडिया में जो गवर्नमेंट था, जो भी डिसीजन होता था वो किसके नाम पे होता था, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे होता था, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसा कहा गया था कि, ठीक है, कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो अब इंडिया में किसी तरीके का, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उस पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन का नहीं होगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन इंडियन गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा कहा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, साफ साफ कहा गया था कि ब्रिटिश क्राउन का अब इंडियन गवर्नमेंट में कोई हाथ नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक साफ साफ ये पॉइंट कह दिया गया, ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि जो भी कानून बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, जो दो डोमिनियन है उन दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, वो दोनों जो भी कानून बनाएंगे वो उस कानून को गवर्नर जनरल का असेंट लेना पड़ेगा, और वो असेंट किंग के नाम पे होगा। एक तरफ तो आप कहते हो कि ब्रिटिश क्राउन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होगा, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि जो कानून बनाओगे, मतलब इनडायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, इंप्लीमेंट करने से पहले आपको गवर्नर जनरल का असेंट लेना पड़ेगा, और वो असेंट किसके नाम पे होगा, किंग के नाम पे होगा, ब्रिटिश किंग के नाम पे होगा, मतलब जॉर्ज 6 के नाम पे होगा, ऐसा कहा गया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार कोई भी कदम उठाती है, कोई भी डिसीजन लेती है, कोई स्कीम निकालती है, डिफेंस को लेके कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, या फिर इंटरनल अफेयर्स को लेके कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी को लागू करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए क्या करती है, कानून लाती है, पार्लियामेंट में पास करती है, फिर प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं, मतलब अपनी सहमति देते हैं, तब जाकर वो कानून बनता है, तब जाकर सरकार जो चाहती है करना वो करती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ब्रिटिश की सरकार थी इंडिया में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ठीक है, तो उसको भी पॉलिसी, जो भी वो पॉलिसी बनाती थी, जो भी वो करना चाहती थी, तो उसके लिए क्या करना होता था कि पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून लाना होता था, ठीक है। वहाँ से फिर जो ब्रिटिश किंग है, जो राजा है, ठीक है, वो अपना उस पर साइन करते थे, सहमति देते थे, तब जाकर वो जब कानून बनता था, तब जाकर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट उस कानून के तहत जो वो करना चाहती थी वो करती थी, मतलब पॉलिसी को लागू करती थी, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहला जो लास्ट ब्रिटिश लॉ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ये भी पास किया था, इससे पहले
जो ये पास किया था उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। वो इंडिया एक तरीके से कह सकते हैं एक कि फेडरेशन की तरफ, ठीक है, इंडियन फेडरेशन की तरफ एक स्टेप था, एक कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये कहा गया था 1947 में कि जब तक कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जब तक कि आपका अपना संविधान नहीं बन जाता, तब तक ये कानून भारत में लागू रहेगा। मतलब 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 25 जनवरी 1950 तक, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक ये कानून लागू था 25 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 से हमारा अपना संविधान हो गया, ठीक है। अब हम जरा पीछे मुड़ के देखते हैं, कैबिनेट मिशन ने ये कहा था कि अगर आप कोई ड्राफ्ट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना होगा अप्रूवल के लिए, फिर उस पर ब्रिटिश किंग साइन करेगा, तब जाकर वो लागू होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल का सहमति होना चाहिए, मतलब गवर्नर जनरल का साइन होना चाहिए, और गवर्नर जनरल किसके नाम पे साइन करेगा? किंग के नाम पे साइन करेगा, ठीक है। ये दो चीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनका वर्किंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। उन्होंने ड्राफ्ट बनाने का जो प्रोसेस है, जो काम है, उन्होंने स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बनाने का काम है, ठीक है, स्टार्ट हुआ। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, ठीक है। अब जो है ये चीज़ आके बीच में आ रही थी, ठीक है, कि भाई ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे ऐसा करने से पहले ब्रिटिशर्स का क्या सोच था, क्या थिंकिंग था कि भारत, भले ही हम भारत छोड़ दें, लेकिन हमारा नाम हमेशा ये रहना चाहिए, इंडिया में हमारा नाम हमेशा रहना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो अथॉरिटी है, अधिकार है, ठीक है, वो हमने दिया था, वो भारत के लोगों ने नहीं दिया था, वो हमने दिया था। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या था, ठीक है। इसके पीछे उनका ये पर्पस था, ठीक है, कि हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में रहे, ठीक है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने, ठीक है, जानबूझकर उन्होंने ना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा और ना ही गवर्नर जनरल को भेजा, ना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा अप्रूवल के लिए, ना ही गवर्नर जनरल के साइन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भेजा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हमें जो अधिकार मिला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो हमारा अधिकार है, ठीक है, वो हमें हमारे लोगों द्वारा मिला, ना ही आपके किसी कानून के द्वारा मिला, ना ही आपके द्वारा मिला, ना ही ब्रिटिश किंग के द्वारा मिला, ठीक है। ये हमें भारत के लोगों ने दिया कानून बनाने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट सेंड द ड्राफ्ट फॉर असेंट आइदर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट और टू गवर्नर जनरल, ठीक है, दोनों में से किसी को नहीं भेजा, ठीक है। दूसरा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये कहा गया था, कि दो डोमिनियन होगा, दोनों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा और दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। डेली लाइफ में आप किसी को परमिशन देते हो ना कि हाँ चलो मैं तुम्हें परमिट करता हूँ तुम ये काम करना, ठीक है। तो अगर उससे कोई पूछेगा कि तुम्हें परमिशन कौन दिया था ये चीज़ करने का, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे उनसे परमिशन मिली थी ये चीज़ करने का। तो मतलब कि ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का परमिशन किसने दिया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो बात यही नहीं खत्म हो जाती। अगर चलो मान लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं भेजा गया, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने नहीं भेजे और ना ही गवर्नर जनरल के साइन के लिए भेजा,
लेकिन बात तो यही आगे रुकती है ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने, और इसको पास कौन किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने अधिकार दिया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इन्होंने ही अधिकार, इसने ही अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो और क्या करना था? तो इस कानून को खत्म करना था। तो इसलिए आर्टिकल 395, आर्टिकल 395 जो कि लास्ट पार्ट 22 लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय, ठीक है, आर्टिकल 395 लास्ट आर्टिकल्स, उसमें लिखा गया, ठीक है, कि आज से 26 जनवरी 1950 से ना ही ये कानून इंडिया में होगा और ना ही ये कानून इंडिया में होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हियर बाई रिपील्ड। आज के बाद से इस दोनों कानून को खत्म किया जाता है। और जब इस कानून को खत्म ही कर दिया जाएगा तो हो गया, मतलब कि अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये नहीं रहा। अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी अब कौन है? हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोगों ने चुन के भेजा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो अधिकार किसने दिया? हमने दिया। हम भारत के लोगों ने अधिकार दिया संविधान बनाने का, ना ही इसने अधिकार दिया, ठीक है। इसलिए जब भी आप प्रियम्बल देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो पहला लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है। ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो भारत के लोगों ने दिया है, भारत के लोगों से मिली फाउंडिंग फादर्स को, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश के किसी कानून से, ठीक है। ये शो करता है कि हम एक सोवरेन कंट्री है। हम एक, मतलब हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे पॉलिसी मेकिंग में किसी तरीके का, किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो जो कंट्री है, जहाँ जिस मिट्टी, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उस कंट्री के लोगों ने अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। ऑटोक्थोनी मतलब होता है रूल बाय ऑन नेटिव या सोयल, अपने आप, अपने लोगों द्वारा अपने आप पे शासित किया जाना, ठीक है, उसको ऑटोक्थोनी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी कहते हैं, ठीक है, कि अपने ही लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ना ही किसी फॉरेन सोर्सेज ने, ना ही किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ना ही किसी उसके कानून ने, ना ही कोई ब्रिटिश किंग ने, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन ये था कि सोवरेनिटी है क्या, कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत, इंडिया के सोवरेनिटी को छीन रहा था, ठीक है। आज का डिस्कशन हमारा ये रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आई इस बीच में, ठीक है। तो हम सब ने आज डिस्कस किया। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।